यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस का हम लोग यहाँ पर आज टेस्ट देखेंगे। अपना यूकेटी चैनल है, यहाँ पर इसका पहला टेस्ट होगा अपना, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर पहला और दूसरा एक दो पेपर यहाँ पर रिहर्सल में मतलब देख चुके थे, वो जो डेमो टाइप में जो पेपर थे मैंने दिखाते किस टाइप से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो दो पेपर हम करा चुके थे उसके, वो स्टार्टिंग के एक तरह से डेमो थे। तो यहाँ पर जो स्टार्ट होगा ये आपका पूरा फुल तरीके से स्टार्ट होंगे पेपर, ये अब एक से लेकर आगे चलते रहेंगे। वो एक तरह से डेमो पेपर थे पहले वाले, राइट। तो यहाँ से जो पहला पेपर है ये आपका जीव विज्ञान का होगा, जनरल साइंस में आपका जीव विज्ञान, राइट। तो क्योंकि यहाँ पर जो यूपी पीसीएस है इसमें आपके जीव विज्ञान को लेकर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, घुमाता भी क्वेश्चन बहुत सारे है ना। और जितने यहाँ पर मतलब भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान को लेकर इतना नहीं पूछता जितना जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछता है। तो इस वजह से मैंने समान विज्ञान में जीव विज्ञान का पेपर एक अलग से रखा है। एक पूरा समान विज्ञान का लेंगे जिसमें सब पूरा समराइज करेंगे उसको, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ ये जीव विज्ञान का क्वेश्चन होगा। इसमें टॉपिक यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या टॉपिक इसमें, जैसे कि कोशिका जीव विज्ञान, ठीक है, कोशिका की संरचना, पादप जंतु कोशिका, कोशिका विभाजन, ठीक है, इनके यहाँ पर जो पाचन शोचन तंत्र हैं वो, कुपोषण से होने वाले रोग, पादपकारिकी, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है। इन सबके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 1 और पहले क्वेश्चन से देखते हैं। और आप यहाँ पर देखो यूपी पीसीएस के लिए तो कर ही रहे हो, साथ में बीपीएससी के लिए भी देख सकते हो, क्योंकि बीपीएससी में भी साइंस का जो वेटेज रहता है काफ़ी ज़्यादा रहता है ना। आते हैं क्वेश्चन 1 से। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला वैचारिक रूप से कोशिकाओं को जीवन की मौलिक इकाई क्यों माना जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ये इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर सभी जीवित जो कोशिकाएं होती हैं ये प्रक्रियाएं की जीवित प्रक्रिया की कोशिका स्तर पर होती हैं, ठीक है। सभी जीवित प्रक्रियाएं कोशिका स्तर पर होती हैं, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो कोशिका के जीवन की अवधारणा इकाई इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पर जितने भी यहाँ पर जीव हैं, चाहे वह एक कोशिकीय हो, अमीबा हो या बहुकोशिकीय हो, ठीक है, उन सभी में क्या होता है जीवन के बनाए रखने की जो भी यहाँ पर आवश्यक होता है रासायनिक और जैविक प्रक्रिया, ऊर्जा उत्पादन, शोषण, अपशिष्ट, निपटान, प्रोटीन संश्लेषण, ये सब यहाँ पर होती हैं और ये सभी कोशिका स्तर तक शुरू होती है, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से क्यों गलत है? क्योंकि बोला है कि ये जटिल जीवों में पाई जाती है। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर कोशिकाएं सरल और एक कोशिकीय जीवों में भी पाई जा सकती हैं, न कि केवल जटिल जीवों में, है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर ये सब गलत हो जाएंगे। और तीसरी बात भी गलत है क्योंकि यहाँ बोला है कि वे नग्न आंख से दिखाई देती हैं, ये भी गलत है क्योंकि वे अधिकांश कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं, उन्हें नग्न आंखों से नहीं दिखाया सकता है, राइट। बी आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्पष्ट करता है कि राइबोसोम किसी कोशिका के कार्य के लिए क्यों आवश्यक होगी, ठीक है। क्यों आवश्यक है? देखो इसलिए आवश्यक होगी क्योंकि राइबोसोम का कार्य प्रोटीन की फैक्ट्री को लेकर के होता है और राइबोसोम कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य केंद्र होता है और कोशिका को अपनी संरचना बनाए रखने और एंजाइम जो होता है उसको बनाने में सिग्नलों को आदान प्रदान करने को लेकर प्रोटीन की अत्यंत आवश्यकता को बताता है। और बिना राइबोसोम के कोशिका जीवित नहीं रह सकती है। आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ से गलत है क्योंकि वे अपशिष्ट पदार्थों को पचाते हैं। गलत होगा क्यों? क्योंकि वे अपशिष्ट पदार्थों को पचाते का काम लाइसोसोम का होता है ना। तीसरा नंबर वे कोश की शोषण करते हैं, तो ये बात गलत होगी कि भी क्योंकि यहाँ पर कोशिकीय शोषण और ऊर्जा का उत्पादन कार्य माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, ठीक है। डी वे झिल्ली को पार करके यहाँ पर झिल्ली के पार पदार्थों का परिवहन करती है, ये बात भी गलत है क्योंकि झिल्ली पार जो होती है पदार्थों का परिवहन मुख्य रूप से कोशिका झिल्ली और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से होता है, ठीक है। इस वजह से हमारा बी स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। 3 नंबर है, कोशिका सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। पहला क्या होगा? तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि जो यहाँ पर कोशिका सिद्धांत ने स्पष्ट किया कि यहाँ पर सभी जीवित जीव जो होते हैं ये जानवर या पौधे, ठीक है, एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। पहली बात सही है। कोशिकाओं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, कोशिका जो होती है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। सेकेंड बात करेक्ट है क्योंकि जो इसका अर्थ होता है कि नई कोशिका हमेशा पहले से जो मौजूद पूर्ववर्ती कोशिकाएं होती हैं उनके विभाजन से ही पैदा होती है ना। तीसरी बात है, सभी कोशिकाओं में एक न्यूक्लियस होता है। ये बात गलत है क्योंकि सभी कोशिकाओं में न्यूक्लियस या नाभिक नहीं होता है। उदाहरण के लिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जैसे कि बैक्टीरिया है ना, इसमें स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं होता है और मनुष्य में परिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं में भी न्यूक्लियस गायब हो जाता है। इसलिए यहाँ पर तीसरा गलत हो जाएगा। 1 2 सिर्फ इसका करेक्ट है ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 4th नंबर क्वेश्चन है, एड्रिनल मेडुला द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, ठीक है। एड्रिनल मेडुला द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का ये स्रावित किया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। करेक्ट आंसर सी एड्रिनलिन इसका सही आंसर होगा। एड्रिनलिन मेडुला को या और एड्रिनलिन जो हमारी किडनी के बीच ठीक ऊपर एड्रिनल ग्रंथि होती है
वो होती है, और इसके आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाता है। जब शरीर में अचानक किसी तनाव या डर या आपातकालीन जैसी कोई भागना दौड़ना होता है, उसको लेकर के एड्रिनल मेडुला एड्रिनल हार्मोन छोड़ता है, जिससे यहाँ पर हमारी तुरंत हृदय गति, रक्तचाप को बढ़ा देती है और मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा मिल जाती है। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बोले प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसके संबंध में विचार करें। इसमें से स्पष्ट रूप से परिभाषित न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित न्यूक्लियस नहीं होता है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट जो रहेगा यहाँ से ये क्या होगा? 5वें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो होती है ये कोशिकाओं में अनुवांशिक पदार्थ सीधे साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है और इसके चारों ओर कोई नाभिकीय झिल्ली नहीं होती है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात, इसमें झिल्ली आबद्ध ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे हुए अंगक जो है गोल्जी या बॉडी क्लोरोप्लास्ट आदि है ना, ये अनुपस्थित होते हैं। इनकी विशेषता यूकोरियोटिक की कोशिकाओं की बताता है, तो ये गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स के उदाहरण होते हैं। ये बात करेक्ट है, क्योंकि बैक्टीरिया नीले हरे शैवाल राइट, और ये प्रोकैरियोटिक जीवों के सबसे सटीक एग्जाम्पल बताते हैं। 1 और 3 करेक्ट है। 5वीं का आंसर 1 और 3 मतलब बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो होती है ये होती है, जबकि यहाँ पर पशु में कोशिकाओं नहीं होती है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। पौधों में कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, जबकि पशु कोशिकाओं में नहीं होती है। क्यों? आंसर हो जाएगा 6 का, इसलिए क्योंकि जो कोशिका भित्ति होती है ये पौधे एक ही स्थान पर स्थिर होते हैं। वे क्या करते हैं? तेज हवा, बारिश और बदलते मौसम के बचने के लिए क्या होते हैं? इंसान या जानवरों की तरह चलकर सुरक्षित स्थान पर नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ पर क्या होता है? इनकी कोशिकाओं में अत्यधिक यांत्रिक सहारा, निश्चित आकार और बाहरी दबाव को झेलने की क्या होती है? सेलुलोज को बनी कठोर कोशिका भित्ति होती है, उसकी आवश्यकता होती है। और पशुओं के कंकाल तंत्र और चलने की क्षमता होती है। इसलिए क्या होता है? उनकी कोशिकाओं में केवल लचीली कोशिका झिल्ली आवश्यकता होती है, कठोर भित्ति नहीं होती है। बी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 7। क्वेश्चन 7 है, कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम झिल्ली क्यों कहा जाता है? कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम झिल्ली क्यों कहते हैं? बताना है आपको। यहाँ से स्टेटमेंट देख के देखो, इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्धपारगम का सिद्धांत क्या होता है कि कोशिका झिल्ली जो होती है इसको चयनात्मक पारगम भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य कोशिका के आंतरिक वातावरण की रक्षा करना और ये हवा, पानी और कुछ छोटे पोषक तत्वों को आसानी से अंदर बाहर करने जाने देना, लेकिन हानिकारक रसायनों जो होते हैं, बड़े अणुओं और अवांछित जो विषाणु होते हैं वो रोक लगा रहती है। और ये सुरक्षा गार्ड की तरह भी काम करती है, जो केवल चुनिंदा पदार्थों को ही प्रवेश करने देती है। तो आंसर क्या होगा? कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम इसलिए कहता है क्योंकि यहाँ पर ये कुछ पदार्थों को अंदर ले जाने से रोकती है। ये सी आंसर होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म यहाँ पर गलत सुमेल कर रहा है ना? इनमें से गलत सुमेल कौन कर रहा है चारों में? बताना 8वें में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गलत है, जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका विभाजन, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का वास्तविक कार्य जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है, जिसका मुख्य कार्य कोशिकीय श्वसन ऊर्जा जो होता है एटीपी का निर्माण करना होता है, न कि कोशिका को विभाजन करना। कोशिका विभाजन का नियंत्रण मुख्य रूप से सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस द्वारा होता है। ये बात गलत हो जाएगी, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में विचार करना है। वे दोहरी झिल्ली वाले ऑर्गेनेल्स होते हैं। पहला 9 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है। सेकेंड बात है, उनके पास अपना डीएनए होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना स्वयं का वृत्ताकार डीएनए, सर्कुलर डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, जिससे वे आंशिक रूप से स्वतंत्र अंगक माने जाते हैं। तीसरी बात है, वे प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। तीसरी बात गलत है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य कार्य उत्पादन, यद्यपि उनके पास कुछ प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम होते हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है और साइटोप्लाज्म में मौजूद राइबोसोम का होता है। इसलिए ये बात गलत हो जाएगी। 1 to 6 करेक्ट है। क्वेश्चन 10, न्यूक्लियस के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं 10वां नंबर। ये बोला है कि ये एक नाभिकीय झिल्ली से घिरा होता है। पहली बात, पहला यहाँ से करेक्ट है क्योंकि न्यूक्लियस के चारों ओर एक दोहरी परत वाली नाभिकीय झिल्ली होती है, जिसमें छोटे छिद्र होते हैं जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। पहला करेक्ट है। सेकेंड, ये कोशिका की चयापचय को नियंत्रित करता है। सेकेंड भी करेक्ट है क्योंकि न्यूक्लियस को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है और ये तय करता है कि कोशिका कब विभाजित होगी और कौन से प्रोटीन बनाएगी और इसकी चयापचय गतिविधियों में कैसे चलेगी। ठीक है, सेकेंड भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही हैं। तीसरी बात देखते हैं। तीसरा बोला है, ये मनुष्यों की परिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात भी करेक्ट है इसकी।
क्यों? क्योंकि अपर स्तनधारियों में जो मनुष्यों सहित स्तनधारियों और मनुष्यों सहित यहाँ पर इसकी परपग लाल रक्त कोशिका आरबीसी में विकास के दौरान न्यूक्लियस नष्ट हो जाती है, ताकि क्या होती है कोशिका के अंदर हीमोग्लोबिन रखने के लिए अधिक जगह मिल सके और ऑक्सीजन का परिवहन बेहतर और अच्छा हो सके। तीनों बातें करेक्ट हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 11, मेंडल के कार्य के लाभ को मान्यता क्यों नहीं मिली थी? आंसर हो जाएगा 11वें का करेक्ट आंसर। देखो, जो ग्रेगर जॉन मेंडल जब 1865 में अनुवांशिकता के नियम या मटर के पौधे का जो प्रयोग करते थे उसमें प्रस्तुत किए गए थे, तो उसमें उस समय क्या था कि वैज्ञानिकों ने उनकी बात समझ नहीं आई थी और उनके कुछ कारण थे, जैसे कि उन्होंने जीव विज्ञान के इतिहास में पहली बार गणित और सांख्यिकी का उपयोग किया था, जिससे क्या समझने में तत्कालिक जीव विज्ञानी तैयार नहीं होते थे। और एक बात और थी कि उस समय चार्ल्स डार्विन की विकासवादी थ्योरी का अधिकतम सिद्धांत था, ठीक है, उसका प्रभाव देखा गया था, जिससे क्या था कि वैज्ञानिकों का ध्यान मेंडल के काम पर नहीं गया था और उनका काम उनके समय पर काफी आगे गया था। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जीन और डीएनए के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, जीन डीएनए के खंड होते हैं। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। डीएनए एक बहुत लंबा धागा होता है और इस धागे में छोटे छोटे यहाँ पर विशिष्ट हिस्से और खंड होते हैं जो किसी खास प्रोटीन गुण के कोड को करते हैं और जो इसे जीन कहा जाता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि डीएनए जो होता है वास्तव में न्यूक्लियोटाइड्स की लंबी कड़ियों से बहुलक के रूप में होता है और न्यूक्लियोटाइड्स में एक का फॉस्फेट समूह, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस एटीजीसी होता है। सेकेंड भी करेक्ट है। तीसरा, जीन गुण निर्धारित करता है। ये तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि ये जीन की वह मूल इकाई है जो तय करती है कि किसी व्यक्ति की आंखों में रंग कैसा होगा, बाल का घुंघरालापन होगा या नहीं, कोई शारीरिक विशेषता कैसी होगी। तो ये तीनों बातें यहाँ तक करेक्ट होगा। आंसर 12वें का 1 2 3 सभी करेक्ट है। डी। क्वेश्चन नंबर 13 कोशिकाओं में कौन सी संरचना पदार्थों में पैकेजिंग और स्राव के लिए जिम्मेदार होगी? कोशिका में कौन सी संरचना पदार्थों में पैकेजिंग और स्राव के लिए जिम्मेदार होती है? आंसर 13 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये गोल्जी एपरेट्स इसका आंसर होगा, ठीक है। गोल्जी एपरेट्स जो होता है इसे कोशिका का पोस्ट ऑफिस भी या पैकेजिंग विभाग भी कहा जाता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए गए प्रोटीन और लिपिड्स को ये अपने पास बुलाती रहती है, जिससे उसमें जरूरी काउंट या छांट संशोधन को लेकर के करती रहती है, जिससे क्या होता है उन्हें छोटी थैलियां में पैक करता है और फिर इसे कोशिका के अंदर या बाहर करने को लेकर गंतव्य स्थान पर भेज देती है। आंसर यहाँ से बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 चेचक के लिए पहला टीका किसने विकसित किया था? 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से एडवर्ड जेनर। एकदम सही है, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने 1796 में 1796 में एडवर्ड जेनर ने इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा विज्ञान जिसको बोलते हैं उसका जनक कहा जाता था। उन्होंने देखा कि जो ग्वाले काउपॉक्स से संक्रमित हो चुके थे उन्हें जानलेवा बीमारी चेचक नहीं हो रही थी। इस आधार पर उन्होंने दुनिया का पहला सफल टीका वैक्सीन तैयार की थी। सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 वैचारिक रूप से एंटीबायोटिक्स के खिलाफ एंटीबायोटिक वायरस के खिलाफ प्रभावी क्यों नहीं होते हैं? आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर, क्योंकि वायरस में ये चयापचय तंत्र नहीं होता, जिससे क्या होता है एंटीबायोटिक्स लक्षित करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब एंटीबायोटिक्स दवाएं बैक्टीरिया को मारने के लिए बनाई जाती है। वे बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए रोकती हैं और उनके खुद चयापचय तंत्र जो मेटाबॉलिक यहाँ पर मशीनरी होती है उसको ब्लॉक कर देती है। लेकिन वायरस की लड़ाई या वायरस की कोई यहाँ पर कोशिका भित्ति नहीं होती इसमें, और उनका अपना कोई स्वतंत्र चयापचय तंत्र भी नहीं होता है। वे जीवित रहने के लिए बढ़ने के लिए पूरी तरह से मानव होस्ट की कोशिकाओं को तंत्र का इस्तेमाल करती है। आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 बैक्टीरिया के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। वे प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। पहली बात 16 का स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, जिसमें सुविकसित नामक नाभिक का अभाव होता है। कुछ बैक्टीरिया लाभकारी होते हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया मानव जीवन में पर्यावरण के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं, जैसे दूध में चही जमने वाला बैक्टीरिया है ना, लैक्टोबैसिलस जिसको बोलते हैं, और हमारे पेट में भोजन पाचन करने में मदद करने को बैक्टीरिया होता है वो भी, राइट। तो सेकंड बात सही है। सभी बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं, गलत है। अभी मैंने बताया कि कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी सही भी होते हैं जो यहाँ पर उपयोगी होते हैं। 1 2 सिर्फ करेक्ट है। 16वें का आंसर क्या होगा? 1 और 2 ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से वायरस के बारे में कौन सा गलत है? निम्नलिखित वायरस के बारे में कौन सा गलत है? 17 यहाँ से जो गलत हो जाएगा वे स्वयं प्रजनन कर सकते हैं, गलत हो जाएगा, क्योंकि वायरस का प्रजनन वायरस कभी भी किसी जीवित शरीर के बाहर स्वयं को प्रजनन नहीं कर सकता है। जब वे हवा में किसी निर्जीव सतह पर होते हैं तो वे एक मृत कण की तरह होते हैं। वे केवल तभी प्रजनन और अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं जब किसी पौधे या जानवर के इंसान की जीवित कोशिकाओं के भीतर प्रयोग कर सकते हैं तब, ठीक है। आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन 18 क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये हरे पौधे और शैवाल में होते हैं। पहला क्या होगा, 18 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से हरे पेड़ पौधे, शैवाल और कुछ विशेष बैक्टीरिया में होता है जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जैसे साइनो बैक्टीरिया, है ना। पहला सही है। इसके लिए सूर्य का प्रकाश, CO2 और पानी आवश्यक होता है। सेकेंड बात करेक्ट है, ठीक है, दोनों बातें सही है, क्योंकि 6 उसका जो हम लोग अगर लिखेंगे, इसकी रिएक्शन लिखेंगे तो 6CO2 प्लस 6H2O चेंज करेंगे तो 6C6H12O6 और 6O2, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी धूप के लिए अनिवार्य घटक मानेगा। सेकेंड भी है। तीसरा बात है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये बात गलत है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण पौधों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट में होता है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन को तोड़कर ऊर्जा बनाने का काम करता है, भोजन बनाने का नहीं। ये बात गलत हो जाएगी, 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 19, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य प्रकाश को पकड़ने के लिए कौन सा पौधा पिगमेंट के लिए उत्तरदायी होता है? आंसर हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर ये होता है क्लोरोफिल, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि क्लोरोफिल में पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा रंग जो द्रव होता है, इसमें अणुओं के जो केंद्र होते हैं उसमें मैग्नीशियम Mg पाया जाता है, और क्लोरोफिल में सूर्य के प्रकाश जो फोटोन की ऊर्जा होती है उसको अवशोषित करने में अद्भुत क्षमता होती है, और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के भी काफ़ी शुरुआती तरीके होते हैं। आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन 20 प्रदूषण के संबंध में विचार करना है। वायु प्रदूषण ये श्वसन संबंधी समस्या हो सकती है। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी समस्या हो सकती है, सही बोला है ना। अगर नहीं भी स्टेटमेंट अगर पढ़ोगे तो भी आप सही करके आओगे, क्योंकि यहाँ पर हवा में मौजूद यहाँ पर काफ़ी धूल कण, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये फेफड़ों में जमकर क्या करते हैं, दमा, ब्रोंकाइटिस जैसी यहाँ पर बीमारी पैदा करते हैं, तो सही है। जल प्रदूषण से जल जनित बीमारियाँ हो सकती हैं। क्या जल प्रदूषण से जल जनित बीमारी हो सकती है? सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि जल प्रदूषण से हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस पनपते हैं जो टाइफाइड, हैजा और पीलिया सबकी बीमारी फैलाते हैं। तीसरी बात है, ध्वनि प्रदूषण संप्रेषण को बढ़ावा देता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण संप्रेषण को बढ़ावा नहीं बल्कि उसमें बाधा उत्पन्न करता है, और अत्यधिक शोर से तनाव, चिड़चिड़ापन और बहरेपन की समस्या होती है। ये बात गलत हो जाएगी, 1 2 सिर्फ करेक्ट है। क्वेश्चन 21 है 21, क्वासियोर कोर रोग किसकी कमी से होता है? ये किसी कमी के कारण होता है। आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर ये होता है प्रोटीन, है ना, प्रोटीन से, क्योंकि यहाँ पर क्वासियोर कोर जो है ये गंभीर कुपोषण का एक प्रमुख रूप है, ठीक है। ये भोजन के प्रोटीन को भारी कमी के कारण होता है, भली कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर्याप्त मिल रही हो, ठीक है। ये आमतौर पर उन बच्चों में देखा जाता है जिन्हें माँ का दूध मिलना अचानक एकदम से बंद होता है, और उसमें सबसे मूल लक्षण एडिमा, जिसमें बच्चे पेट और पैरों की, चेहरे और पानी भर जाने को लेकर सूजन, ये सब दिखाया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पशु ऊतकों के संबंध में विचार करना है, ठीक है। देखते हैं, ये बोला कार्डियक मांसपेशियां अनैच्छिक होती हैं। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि कार्डियक मांसपेशियां जो होती हैं ये केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। ये अनैच्छिक होती हैं, जिसका अर्थ होता है कि इनकी गति हमारा नियंत्रण नहीं होता है, और क्या होता है जीवन भर बिना थके लयबद्ध तरीके से सिकुड़ती और फैलती रहती है। पहला सही है। सेकेंड बात है, लिगामेंट हड्डी से जोड़ता है। सेकेंड बात करेक्ट है भी, क्योंकि लिगामेंट एक मजबूत और लचीला संयोजी ऊतक होगा जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और जोड़ों की स्थिरता देता है, ठीक है। एक बात यहाँ पर याद रखनी कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक को टेंडन कहते हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चन घुमा देगा, ठीक है, ये लिख लो, ये यहाँ पर इसका नहीं होगा, लिगामेंट इसमें नहीं आएगा, ठीक है। क्या लिखना है आपको कि नोट में आपको लिखना है साइड में कि जो मांसपेशी होता है इसको हड्डी में जोड़ने के लिए ऊतक जो होता है उसको टेंडन कहते हैं, TENDON, ठीक है, टेंडन। तो आंसर क्या होगा, 1 और 2 यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, और तीसरा स्टेटमेंट है इसमें। तीसरा बोला है एपिथेलियल ऊतक तंत्रिका आवेग का संचार करता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि एपिथेलियल ऊतक जो होता है इसका मुख्य कार्य शरीर और अंगों की बाहरी परत को बनाना और सुरक्षा प्रदान करना होता है। तंत्रिका आवेगों का संचार करने का जो कार्य तंत्रिका ऊतक का होता है, ना कि एपिथेलियल का। ये गलत हो जाएगा, 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित पर विचार करने। पाचन एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक है, पाचन एंजाइम प्रोटीन होते हैं। 23 का पहला क्या होगा, सोचो।
देखो 23 का जो पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ से करेक्ट है एकदम, क्योंकि शरीर में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पाचन एंजाइम जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज है ना, ये सब क्या होता है, जैव उत्प्रेरक होते हैं और रासायनिक रूप से प्रोटीन से बने होते हैं। सही बात है। पेट में पाचन HCl सहायक होता है, पेट में पाचन इसमें HCl सहायक होता है। सेकंड बात भी करेक्ट है। ठीक है। तीसरा, ग्रस नली पाचक एंजाइम स्रावित करती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि ग्रस नली का मुख्य कार्य भोजन को मुंह से पेट तक पहुंचाना होता है और ये कोई पाचन एंजाइम को स्रावित नहीं करेगा। गलत हो जाएगा। 1, 2 करेक्ट है ना। 23 का आंसर 1 और 2। 24 नंबर है, वैचारिक रूप से शरीर में निरंतर परिसंचित क्यों होता है? वैचारिक रूप से शरीर में निरंतर परिसंचित क्यों होता है? आंसर देखो, क्योंकि यहाँ पर रक्त में परिसंचरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है कि मानव शरीर की अरबों कोशिकाओं से बना होता है और हर कोशिकाओं को जीवित रहने और कार्य करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है। और ग्लूकोज को जैसे पोषक तत्वों की लगातार आवश्यकता होती है और वहाँ बनने वाले हानिकारक पदार्थ जैसे CO2 और यूरिया, इनको बाहर निकालना होता है। ठीक है। और रक्त एक परिवहन माध्यम से क्या करता है, इसकी तरह काम करता है, जो फेफड़ों को ऑक्सीजन, पाचन तंत्र जैसे पोषक तत्व को ग्रंथियों, हार्मोन से लेकर पूरी बॉडी में पहुंचाता है और अपशिष्ट को किडनी और फेफड़ों तक लाता है। ठीक है। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, एक एक बात ध्यान से पढ़ना है। 25 नंबर है, परिसंचरण तंत्र के संबंध में विचार करना है। 25 नंबर, इसमें बोला है कि ये बोला है हृदय धमनियां रक्त को दूर ले आती हैं, सिराओं को दीवार वाली पतली होती है इनकी। ठीक है। और सभी धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती हैं। तो कौन सा करेक्ट होगा? देखो 25वें का जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा, क्योंकि धमनियां जो होती है इनका मुख्य कार्य हृदय इससे शुद्ध जो ऑक्सीजन होती है उसको शुद्ध रक्त शरीर के अन्य अंगों तक क्या है, ले जाना, दूर तक। सेकेंड बात है, सेकेंड बात अब क्या हो जाएगी, सिराओं की दीवारें पतली होती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है, क्योंकि सिराओं जो रक्त का दबाव धमनियों की तुलना में काफ़ी कम होता है और इसलिए उनकी दीवारें पतली और लचीली होती है और उनमें रक्त क्या होता है, रक्त को वापस उल्टा बढ़ने से रोकने के लिए वाल्व होते हैं। सेकेंड सही है, पहला भी सही है। तीसरा, ये सभी धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती हैं। ये बात गलत है, क्योंकि सभी धमनियाँ जो होती हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन नहीं करती हैं। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद होता है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरीज, फुफ्फुसी धमनी, जो हृदय की दाहिने हिस्से को अशुद्ध ऑक्सीजन से जो रहित होती है उसको फेफड़ों में साफ होने के लिए ले जाती है। और सभी शब्द एक कारण से पर गलत बता रहा है ना। सभी अगर नहीं होता तो हो सकता है सही होता। तो 1, 2 यहाँ से करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा? 1 और 2 ए नंबर। क्वेश्चन 26 है, उत्सर्जन के संबंध में विचार करना है। किडनी रक्त को छानने में मदद करती है। 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो किडनी है, जो रक्त, ये हमारे शरीर को मुख्य उत्सर्जक अंग होता है और ये रक्त को छानकर उसमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, अतिरिक्त पानी के जिसे मूत्र हैं उनके रूप में अलग कर देती है। पहला सही है। सेकेंड, पसीना ग्रंथि भी अपशिष्ट को क्या करती है, बाहर निकालती है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, उत्सर्जन मल त्याग शामिल होता है इसमें। तीसरा गलत, क्योंकि जीव विज्ञान में उत्सर्जन है ना का अर्थ केवल कोशिकाओं में चयापचय अपशिष्ट को बाहर निकालना होता है। मल त्याग अपचयित भोजन को शरीर में बाहर निकालने की प्रक्रिया जो पाचन तंत्र का हिस्सा होता है, इसे वैज्ञानिक रूप से उत्सर्जन शामिल करते हैं, न कि जो उत्सर्जन शामिल नहीं किया था इसमें। ठीक है। 1, 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन 27 है, तंत्रिका तंत्र जो है नर्वस सिस्टम के संबंध में विचार करना है। 27 देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, इससे बोला है कि सेरिब्रम तंत्रिका तंत्र के बारे में, सेरिब्रलम संतुलन को नियंत्रित करता है। पहली बात, 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि शरीर का संतुलन पोस्चर और ऐच्छिक मांसपेशियों की जो समन्वय होती है वो नियंत्रित करने का कार्य सेरिब्रम जो होता है ये अनुमस्तिष्क का होता है। ठीक है। तो ये बात सेरिब्रम इसका गलत होगा। सेकेंड बात है, न कि शारीरिक संतुलन का। सेकेंड बात है, रिफ्लेक्स क्रिया स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि रिफ्लेक्स कोशिकाएं जो ये क्रियाएं जो होती हैं ये अचानक होने वाली अनिच्छिक क्रिया होती हैं, जैसे गर्म वस्तु को छूते ही हाथ खींचना है ना। इसमें मस्तिष्क सोचने को लेकर ध्यान समय नहीं मिल पाता, इसे सीधे स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये बात करेक्ट है। तीसरा, स्पेस 2 न्यूरॉनों के बीच की खाली जगह होती है। ये बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 1 नहीं, 2 और 3 करेक्ट है। ए नंबर स्टेटमेंट इसका सही होगा। ए मतलब 2 और 3, 27। क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 निम्नलिखित पर विचार करना है। थायराइड
ग्रंथि थायरॉक्सिन बनाती है। पहला 28 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, पहली बात सही, क्योंकि यहाँ पर गले में स्थित थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है जो शरीर के आधारी चयापचयदर हाइड्रोकार्बोनेट जो वसा होती है प्रोटीन चयापचय को नियंत्रित करती है। सेकेंड बात है इंसुलिन रक्त शर्करा को स्तर को नियंत्रित करती है, एकदम सही है। तीसरा पिट्यूटरी ग्रंथि किडनी को निस्यंदन नियंत्रित करेगी। तीसरी बात क्या होगा, तीसरी बात यहाँ से ये गलत हो जाएगी, क्योंकि किडनी द्वारा पानी के निस्पंदन या पुनः शोषण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन यद्यपि ये पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा छोड़ा जाता है, लेकिन ये सीधे किडनी या कार को प्रभावित करता है, परंतु जो मूल रूप से पिट्यूटरी ग्रंथि स्वयं छानने का कार्य नहीं करती है, केवल ग्रंथियों को निर्देश देती है। ठीक है, आंसर क्या होगा, 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 29 नंबर है, 29 नंबर। वैचारिक रूप से तंत्रिका और अंतस्राविक जो नियंत्रण है उसके बीच मुख्य अंतर क्या होगा। इसके बीच मुख्य अंतर है ये संचार की गति को प्रवृत्ति होती है, मतलब कहने का कि तंत्रिका नियंत्रण जो होता है इसमें विद्युत आवेग जो होते हैं उसके माध्यम से काम करना, और तंत्रिका तंत्र जो नसें होती हैं उनके द्वारा होता है, जिनकी गति अत्यंत तीव्र हो जाती है और लेकिन इनका प्रभाव अल्पकालिक होता है। ठीक है, आंसर यहाँ से 29 का ये करेक्ट है। 30 नंबर है 30, फेफड़ों की सुरक्षा किस संरचना द्वारा की जाती है। आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर ये रिब केज, पसलियों का ढांचा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हमारे जो फेफड़ों में हृदय अत्यंत नाजुक और महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इसे इसकी बाहरी चोट या झटके से बचाने के लिए प्रवृत्ति को हड्डियों एक मजबूत पिंजरा बनाता है, और जिससे रिज केप या रिब केज के नाम से भी जानते हैं। इसमें 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, पीछे रीढ़ की हड्डी होती है और आगे स्टर्नम हड्डी से जुड़ी होती है। ये यहाँ से करेक्ट आंसर 30 का आंसर हो जाएगा। 31 नंबर है एंजाइम अपनी क्रिया अत्यधिक विशिष्ट क्यों होती है। एंजाइम की अपनी जो क्रिया होती है अत्यधिक विशिष्ट क्यों होती है। आंसर हो जाएगा क्योंकि देखो एंजाइम जो होता है ताला चाबी सिद्धांत एक तरह से काम करती है ना, लॉक एंड जो की मॉडल है इस पर काम करती है, क्योंकि एंजाइम जो होती है ये प्रोटीन से बने होती है और उसकी जो सतह होती है वो विशिष्ट त्रिआयामी ये 3D आकार की यहाँ पर जगह लेती है, जिसे क्या करते हैं, जिसे सक्रिय स्थल के रूप में कहते हैं, और इसे विशिष्ट ताले और उसकी जो चाबी होती है उसकी यहाँ पर खोल सकती है। वैसे ही क्या होता है एंजाइम के सक्रिय स्थल केवल वही अणु फिट हो सकते हैं जिसका आकार उसके अनुकूल के लिए ही हो सकता हो। उदाहरण के लिए लार में मौजूद एमाइलेज केवल स्टार्च तोड़ सकता है, प्रोटीन को नहीं तोड़ सकता है ना। ताला चाबी इसलिए कि मतलब जिस पे यहाँ पर फिट होगा वही अणु। ठीक है, आंसर क्या होगा 31 का सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 आते हैं 32, ट्रेकिया श्वास नली उपास्थि की वलय क्यों होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जो ट्रेकिया है श्वास नली में उपस्थि में वलय क्यों होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का, क्योंकि ट्रेकिया को गिरने को रोकने के लिए। ठीक है, ये इसका आंसर होगा 32 का, क्योंकि हमारी जो श्वास नली है या ट्रेकिया जिसको बोलते हैं, श्वास नली को ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया यहाँ पर इंग्लिश वर्ड दे दिया इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये खोखली नली होती है, ठीक है, जिससे होकर हवा फेफड़ों तक जाती है, और जब हम सांस से बाहर छोड़ते हैं तो क्या होता है, नली अंदर हवा का दबाव कम हो जाता है, और यदि हम साधारण मास में नली जो होती है उसकी होती है तो ये पिचक जाती है और सांस का रास्ता बंद हो जाता है। इसे पिचकने के बचाने के लिए इसमें सी आकार की उपस्थिति जो छल्ले होते हैं वो होते हैं जो नली को हमेशा खुला और कड़ा करते रहते हैं। 32 का आंसर बी। 33 माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। 33 का आंसर हो जाएगा सी स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर वे ऊर्जा के एटीपी उत्पन्न करते हैं। सी आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 राइबोसोम के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। 34 नंबर राइबोसोम के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है ये बोला है कि राइबोसोम जो होता है आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण के स्थल होते हैं। पहला क्या होगा, 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन आरएनए, ठीक है, राइबोसोम जो होते हैं आरएनए उससे मिलकर बने होते हैं, और इनका मुख्य काम मैसेंजर आरएनए एमआरएनए को कोड करके प्रोटीन को कड़ियों को बनाना होता है। पहली बात सही है। सेकेंड, यूकैरियोटिक राइबोसोम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से छोटे होते हैं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यूकैरियोटिक राइबोसोम में पाए जाने वाला राइबोसोम 8S प्रकार या मुख्य रूप से 80S बोल सकते हो उसका होता है, जो आकार में बड़े होते हैं, और इसके विपरीत प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S मतलब छोटा होता है इससे। ठीक है, तो ये उल्टा अपोजिट दे दिया गया स्टेटमेंट, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा 34 का एक करेक्ट है, ए नंबर।
35 नंबर देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोले तीव्र शारीरिक गतिविधि के बाद, तीव्र शारीरिक जो यहाँ पर गतिविधि है उसके बाद हमें थकान क्यों महसूस होती है, बताना है आपको क्यों महसूस होती है। क्योंकि क्योंकि जो जब हम काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हैं या भारी व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में काफ़ी अधिक ऊर्जा जरूरत होती है, और उस स्थिति में फेफड़ों में मिलने वाली जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा मांसपेशियों की मांग को पूरा नहीं कर पाती है। तब मांसपेशी कोशिकाएं जो बिना ऑक्सीजन के ही जो भोजन को तोड़ना शुरू कर देती है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को ग्लूकोज पूरी तरह से टूट नहीं पाता है और उप उत्पाद के रूप में लैक्टिक अम्ल बनाता है, और मांसपेशियों में इस अम्ल को जमा देने से ही दर्द में ऐंठन और थकान महसूस होती है। आंसर ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं आरबीसी द्वितली आकार की क्यों होती हैं। आंसर 36 या 36 का करेक्ट आंसर। क्योंकि जो देखो आरबीसी है ना, आरबीसी जो होती है इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन के फेफड़ों को लेकर शरीर के हिस्से तक पहुंचाना होता है, और इनका आकार बीच में दबा होता है जिसे पेड़ों या डोनट के जैसा बिना छेद को दिखाया जाता है ना। ये यानी कि यहाँ पर द्वित नली जो होती है ये से विशिष्ट आकार के कारण कोशिका की सतह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है अधिक ऑक्सीजन अणु इसकी सतह से चिपक जाती है, ठीक है, और साथ ही ये लचीला आकार बना लेती है और आसानी से यहाँ पर इसे मुड़कर मदद करती है। तो आंसर क्या होगा, 36 का यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर है, छोटी आंत में विल्ली क्यों होती है, ये क्या है। देखो बताते हैं आपके, भोजन में अधिकांश जो पाचन और शोषण जो होता है छोटी आंत में ही होता है ना, उसी में पूरा होता है, और पचे हुए भोजन को तत्वों को रक्त में सोखने के लिए छोटी आंत की आंतरिक दीवार होती है, उस पर उंगली जैसे हजारों यहाँ पर छोटे छोटे से उभार पाए जाते हैं जिसे विल्ली कहा जाता है। यदि आंत में दीवार सपाट कर दिया जाए, सपाट अगर कर दें तो भोजन काफ़ी कम सोख पाएगा, और ये विल्ली और शोषण की सतह को लेकर क्षेत्र में 30 गुना बढ़ा देती है, और इससे शरीर के भोजन को पूरा पोषण मिल जाता है। अगर विल्ली नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा पोषण शरीर को नहीं मिलेगा, ऐसे एक तरह से बोल सकते हो। तो 37 का आंसर सी करेक्ट होगा। आगे आते क्वेश्चन 38, लैंगिक जनन, यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में, मायोसिस क्यों आवश्यक है। मायोसिस जो होता है ये क्यों आवश्यक होगा, ये देखो इसका जो फिगर होगा ना 37 का, जो मैंने आपको बताया छोटी आंत में जो विल्ली है, विल्ली वाला फिगर मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, है ना, देख सकते हो, राइट। क्योंकि इसका जो आंसर वहाँ पर आंसर सीट है ना मार्केट में जो अवेलेबल है उसमें मैंने दिया हुआ है इसको, ठीक है, आपको टेलीग्राम पे दिखाऊंगा मैं। आते हैं 39 नंबर, इसमें लैंगिक जनन बोला है कि जो मायोसिस क्यों आवश्यक होती है, क्योंकि देखो मानव शरीर में कोशिकाओं के यहाँ पर कितना 46 यहाँ पर गुणसूत्र होते हैं। जब लैंगिक जनन होता है तो वे माता अंडाणु है ना उसके एक, और यहाँ पर पिता के जो शुक्राणु होते हैं उसको मिलने से क्या होता है, नया जो बच्चा होता है बेबी वो बनता है, ठीक है। और यदि यहाँ पर इन जनन कोशिकाओं में 46 यहाँ पर गुणसूत्र होंगे तो बच्चे 46 + 46 92 गुणसूत्र हो जाएंगे, जिससे क्या होता है जीव विज्ञान की प्रजाति ही बदल जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ये गुणसूत्रों में संख्या को आधा करना होगा, सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन आते हैं 39, धमनियों की दीवारों में सिराओं की तुलना में मोटी क्यों होती है, बताना है। देखो मोटी क्यों होती है, क्योंकि हृदय जब धड़कता है तो काफ़ी तेज झटके और उच्च रक्तचाप के साथ यहाँ पर शुद्ध रक्त जो धमनी होती है वो पंप करने लगता है, और अत्यधिक दबाव के कारण धमनियाँ क्या होती हैं, फट ना जाए, इसको लेकर यहाँ पर ये दीवारें काफ़ी मोटी और मजबूत और अत्यधिक पेशी और लचीली बनाई जाती है। इसके विपरीत सिराओं में रक्त जो होता है काफ़ी धीमी गति से दबाव के साथ वापस दिल की तरफ लौट रहा होता है, इसलिए यहाँ पर उनकी दीवारें पतली बनाई जाती हैं। आंसर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, आग्नेयाशय को अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों यहाँ पर क्यों कहा जाता है। आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर। इसलिए कहता है क्योंकि आग्नेयाशय हमारे शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्रकार की काम करती हैं। जैसे बहिःस्रावी भाग है उसमें ये नलिकाओं के माध्यम से आग्नेयाशयी रस क्या होती है उसको छोड़ती है, जिसमें ट्रेप्सिन लाइक एमाइलेज, ठीक है, और पाचन एंजाइम भोजन को पचाते हैं जो वो, राइट। और जो सेकंड बात है अंतःस्रावी जो भाग होता है इसका, वो क्या करता है, अंतःस्रावी जो भाग होता है ये इसके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नामक हिस्से को रक्त में इंसुलिन ग्लूकोगन हार्मोन को स्रावित करने को लेकर ब्लड शुगर में कंट्रोल करता है। आंसर दोनों बातें यहाँ से इसकी याद रखना है आपको, सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 आते हैं, डीएनए को आरएनए की तुलना में बेहतर आनुवंशिक पदार्थ क्यों माना जाता है। डीएनए को आरएनए की तुलना में बेहतर आनुवंशिक क्यों मानते हैं, बताओ क्यों मानते हैं। सोचो आप क्या सोच सकते हो इसके बारे में। आंसर हो जाएगा, देखो चलो देखते हैं हम ये लोग 41, क्योंकि डीएनए जो होता है ना, डीएनए एक
अधिक स्थिर होता है और उस परिवर्तन की संभावना इसमें कम हो जाती है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि डीएनए डीऑक्सीराइबो जो यहाँ पर शुगर होती है जिसके दो कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होते हैं, जो इसे रासायनिक रूप से कम प्रतिक्रियाशील बनाती है। और इसके विपरीत आरएनए में राइबोज शुगर होती है जो इसे अत्यधिक प्रतिक्रियाशील बनाती है। ठीक है, और डीएनए में थायमिन होता है और यहाँ पर यूरासिल की तुलना में अधिक स्थायी भी होता है। डीएनए संरचना द्विकुंडली या द्विसूत्री होती है, जिससे यहाँ पर यदि एक धागे की कोई खराबी आ जाती है तो दूसरा धागा उसकी मरम्मत के लिए की जा सकती है। आरएनए एकल सूत्री होने के साथ कारणों में काफ़ी जल्दी परिवर्तन को लेकर बताता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 41 का? ये सब बातें आपको याद रखना है। सी 42 नंबर है 42, व्यायाम है ना। व्यायाम के दौरान श्वसन दर क्यों बढ़ जाती है? इसको रिलेटेड करके क्वेश्चन बताया था ऊपर मैंने भी। ठीक है, क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन देने के लिए। बी आंसर होगा इसका। ठीक है, क्योंकि जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारी जो कंकाल मांसपेशियाँ होती हैं ये क्या होती है, काफ़ी तेज़ी से काम करती हैं और इस कार्य के लिए उन्हें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, मांसपेशियों में ग्लूकोज को तोड़कर अधिक ऊर्जा बनने के लिए ऑक्सीजन की मांग अचानक बढ़ जाती है। ठीक है, साथ ही क्या होता है, मांसपेशी में तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगता है और हमारा मस्तिष्क मेडुला जो होता है उसमें रक्त में CO2 का स्तर बढ़ने को लेकर फेफड़ों में काम करने को लेकर निर्देश देने लगता है। ठीक है, ये सब बात याद रखना है। 43 आते हैं, लसिका ग्रंथियाँ प्रतिरक्षा प्रणाली में क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर, इसलिए क्योंकि वे लसिका को छानती हैं और रोगजनकों को पकड़ लेती हैं। ठीक है, लसिका जो ग्रंथियाँ होती हैं ये हमारे शरीर में लसिका तंत्र, ठीक है, लिम्फोटिक यहाँ पर सिस्टम होता है उसमें जगह जगह स्थित छोटी बीन की तरह आकार की संरचनाएं होती हैं, जिसे गले में, बगल में और जांघों के पास, है ना, ये इन्हें शरीर का फिल्ट्रेशन और सुरक्षा पोस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, जब लसिका द्रव इन ग्रंथियों से होकर गुजरता है तो इनमें मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं ये विशेषकर लिम्फोसाइट जो होती हैं उसको द्रव में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस और मृत कोशिकाओं को पहचान कर उन्हें वही दबोच लेती है और उसे नष्ट कर देती है। ठीक है, संक्रमण के समय इन ग्रंथियों में सूजन आ जाती है जिससे क्या होता है, डॉक्टर छूकर बीमारी का पता लगा देता है। ठीक है, 43 का सी। 44 नंबर है, लैंगिक जनन जो है उसको विकास के लिए बेहतर क्यों बनाता है? 44 का आंसर हो जाएगा इसलिए मनाता है क्योंकि अनुवांशिक जो विविधता होती है ये उत्पन्न करने को लेकर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अलैंगिक जनन जो होता है इसमें संतान बिल्कुल अपने जनक की हूबहू नकल करने को होती है, इसमें कोई नया गुण पैदा नहीं होता है। इसके विपरीत जो लैंगिक जनन होता है उसमें क्या होता है, अलग अलग जनकों जैसे माता पिता उनके युग्मक का मिलन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है जिससे जीनों की नई अदला बदली हो जाती है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 मेंडल के नियमों के बारे में विचार करना है। पृथक्करण का नियम जो होता है ये कहता है कि एलील्स युग्मक निर्माण के दौरान स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं। मतलब कहने का कि जो पृथक्करण नियम होता है ये कहता है कि एलील्स युग्मक जो निर्माण के दौरान स्वतंत्र रूप से अलग हो जाना। ठीक है, पहला देखो 45 की जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है क्योंकि पृथक्करण का नियम होता है ये कहता है कि किसी भी गुण के दो एलीन युग्मक बनते समय एक दूसरे के पूरी तरह से अलग हो जाते हैं जिससे एक युग्मक केवल एक ही एलील पहुंचेगा और यह नियम ब्रह्मांडीय रूप से सार्वभौमिक होता है। पहला सही है। सेकेंड बात है ये स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम है, उन्हीं गुणसूत्रों पर स्थित होता है जिनमें जीनों पर लागू होता है। मतलब कहने का ये स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम जो होता है उन्हीं गुणसूत्रों पर स्थित होता है जीनों पर लागू होगा जिसमें वो। सेकेंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम केवल उन्हीं जीनों पर लागू होता है जिनमें अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित होता है और ये एक ही गुणसूत्रों पर अधिक दूर दूर होते हैं। और यदि दो जीन एक दूसरे के गुणसूत्र के काफ़ी पास पास स्थित होते हैं तो क्या होता है, वे एक साथ ही अगली पीढ़ी में चले जाते हैं और इस घटना को सहलग्नता या लिंकेज कहते हैं और इससे नियम का अपवाद बताता है। तो सिर्फ 1 यहाँ से करेक्ट है। 46 वायरस जनित संक्रमण विरुद्ध एंटीबायोटिक्स प्रभावित क्यों नहीं होता है? आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर क्योंकि वायरस कोशिका भित्ति नहीं होती है, वायरस की कोशिका भित्ति नहीं होती है। 46 का बी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जैसे मुख्य रूप से बैक्टीरिया कोशिका भित्ति के निर्माण को बाधित करती है जिससे बैक्टीरिया फट सकती है। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर वायरस में कोई कोशिका संरचना नहीं होती है, ठीक है, इसलिए एंटीबायोटिक्स दवाओं के पास हमला करने की कोई कोशिका भित्ति बैक्टीरियल चयापचय तंत्र नहीं होता है, अतः वायरस पर ये दवाएं बेअसर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 मनुष्यों में मानव पुरुषों में वृषण शरीर के बाहर क्यों स्थिर होते हैं? आंसर हो जाएगा
47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर, क्योंकि शुक्राणु का निर्माण हेतु कम तापमान बनाए रखने के लिए, ठीक है, आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट है। शुक्राणु बनने के लिए प्रक्रिया के लिए तापमान काफ़ी अधिक और स्वस्थ और सक्रिय शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर का टेम्परेचर करीब 2 से 2.5 डिग्री की कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसी कारण जो प्रकृति में वृषण को उदर गुहा से बाहर एक थैली में रखा और वृषण कोष होता है, उसे कहते हैं, जो प्राकृतिक थर्मामीटर की तरह काम करता है। आंसर 47 का सी। 48 पत्तियां हरे रंग की क्यों दिखाई देती हैं? 48 नंबर है, पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं क्यों? पता होगा, है ना? क्योंकि 4 ऑप्शन है, बताओ। पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती है क्योंकि वे प्रकाश को परावर्तित करती हैं और अन्य तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करती हैं। यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं दे रखा है, ये सोचो क्लोरोफिल को हम कर लेंगे। ये स्टेटमेंट होगा सी 48 का, ठीक है, क्योंकि कोई भी वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग की प्रकाश पर परावर्तित या रिफ्लेक्ट करके हमें आंखों तक भेजती है। पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल वर्णक सूर्य के सफेद प्रकाश जो होता है उसके मुख्य रूप से नीले और लाल रंग के प्रकाश संश्लेषण के लिए काफ़ी तेजी से अवशोषित करती है, लेकिन वह हरे रंग प्रकाश अवशोषित करने को लेकर नहीं कर पाता है, उसे वापस परिवर्तित कर देता है। यही परिवर्तित हरा प्रकाश हमारी आंखों में रेटिना का प्रभाव डालता है और पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। आंसर 48 का सी। 48 सी। 49 आते हैं। शरीर के लिए इंसुलिन जो होता है क्यों महत्वपूर्ण होता है? शरीर के इंसुलिन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है और ग्लूकोज को कोशिकाओं में जाने देता है। सी आंसर होगा, ठीक है। जब हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और अग्न्याशय तुरंत इंसुलिन हार्मोन जारी कर देता है, ठीक है। 49 हो गया। 50 नंबर 50। कुछ लोग लैक्टोज असहिष्णुता से क्यों पीड़ित होते हैं? क्यों? क्योंकि दूध में पाई जाने वाली मुख्य प्राकृतिक शर्करा होती है उसको लैक्टोज कहते हैं, ठीक है। ये एक जटिल शर्करा होती है, इसे पचाने के लिए हमारी छोटी आंतें दीवारों से लैक्टेज नामक एंजाइम निकालना जरूरी होता है, तो लैक्टेज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देती हैं। जिन लोगों में उम्र बढ़ने के साथ साथ अनुवांशिक कारणों से इस लैक्टेज एंजाइम का बनना बंद हो जाता है, तो ये क्या होता है, जब वे दूध पीते हैं तो दूध पच नहीं पाता है और अपचित हो जाता है। दूध बड़ी आंत में जाकर गैस या पेट दर्द के होकर मरोड़ने लगता है या ऐंठाने लगता है। उसी कारण इसी स्थिति को लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। 50 का भी। क्वेश्चन नंबर 51 है, हृदय की बाईं निलय जो है लेफ्ट यहाँ पर वेंट्रल से जो उसकी दीवारों के बारे में, जो दीवारों की दाईं निलय से मोटी क्यों होती है? 51 ये इसलिए मोटी होती है क्योंकि यह रक्त को पूरे शरीर में पंप करती है। सी क्या होगा? 51 का करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो दायां निलय जो होता है ये केवल अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक यहाँ पर पंप करता है, जो हृदय के बिल्कुल पास स्थित होती है, इसलिए इसे काफ़ी कम दबाव की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो बायां निलय होता है, बायां निलय ये क्या होता है, इसके माध्यम से सिर के ऊपरी हिस्से में पैर से लेकर अंगूठे तक यानी पूरे शरीर में अत्यधिक उच्च दाब के साथ भेजना होता है, और इसे भारी कार्यभार और उच्च प्रतिरोध झेलने के लिए बाएं निलय की मांसपेशियां दीवारें दाहिने निलय की तुलना में अधिक 3 गुना से मोटी मजबूत होती हैं। सी आंसर होगा। क्वेश्चन 52 52 नंबर है, एंजाइम तापमान पीएच के यहाँ पर संवेदनशील क्यों होते हैं? मतलब कहने का कि एंजाइम तापमान और पीएच के संवेदनशील क्यों होते हैं? 52 का आंसर हो जाएगा, इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी संरचना आसानी से बदल सकती है, ठीक है। एंजाइम मूल रूप से जटिल त्रिआयामी 3D प्रोटीन संरचना होती है। ये प्रोटीन अणु आपस में कमजोर हाइड्रोजन के बंधे होते हैं, ठीक है। जब तापमान काफ़ी अधिक बढ़ जाता है तो क्या होता है, जैसे तेज बुखार, पीएच जो माध्यम होता है उसमें अत्यधिक अम्लीय क्षारीय हो जाता है और ये कमजोर बन टूट जाता है, जिसके कारण यहाँ पर एंजाइम का विशिष्ट आकार जो होता है ये तेज बिगड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 आते हैं, मानव आंख में विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तु को फोकस करने में सक्षम क्यों होती है? फिर से पढ़ते क्वेश्चन। बोले कि मानव जो आंख होती है उसमें विभिन्न जो दूरी, काफ़ी अलग अलग जो दूरियां होती हैं, उसमें स्थित जो वस्तु रखी होती है उसमें फोकस करने पर सक्षम क्यों होती है? इसलिए सक्षम होती है क्योंकि इसे अद्भुत क्षमता को आंख की समझता होती है, वो क्षमता यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये सिलेरी मांसपेशियों द्वारा लेंस की वक्रता समायोजन के कारण। सी यहाँ से सही आंसर होगा। जब हम यहाँ पर दूर की वस्तु देखते हैं तो सिलेरी मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती है, जिससे क्या होता है, लेंस पतला हो जाता है और उसके यहाँ पर फोकस दूरी पड़ जाती है। जब हम पास की किताब पढ़ते हैं तो मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं, जिससे यहाँ पर लेंस के बीच की दूरी मोटी हो जाती है और दिखाई देने लगता है और फोकस दूरी यहाँ पर कम हो जाती है। इसी कारण रेटिना पर हमें साफ इमेज बनती दिखाई देती है, ठीक है। आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 53 का सी। 54 नंबर है, 54 नंबर क्वेश्चन, उत्परिवर्तन के बारे में विचार करें।
बिंदु उत्परिवर्तन में डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड का प्रतिस्थापन होता है। 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिंदु जो उत्परिवर्तन का अर्थ होता है डीएनए को पूरे धागे में केवल एक नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड में बदल जाना। इसका सबसे सटीक उदाहरण सिकल सेल एनीमिया है। इसमें सिर्फ एक बेस बदलने पर पूरा हीमोग्लोबिन विकृत हो जाता है। सेकेंड बात है, सभी उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं, आनुवंशिक रोगों का कारण बनते हैं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि सभी उत्परिवर्तन हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ उत्परिवर्तन पूरी तरह से उदासीन या न्यूट्रल होते हैं, जिनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और कुछ उत्परिवर्तन जीवों के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। 54 का एक बात सही है। 55 नंबर है 55, वायरस को जीवित और अजीवित दोनों क्यों माना जाता है? वायरस को जीवित और जीवित क्यों मानते हैं? 55 का आंसर हो जाएगा क्योंकि वे केवल होस्ट कोशिकाओं के भीतर जीवित लक्षण दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि वायरस जीव विज्ञान की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है और सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी मानते हैं, ठीक है। जब ये किसी शरीर के बाहर हवा, मिट्टी या पानी में होते हैं तो इसमें कोई श्वसन चयापचय की वृद्धि नहीं होती है और इन्हें चीनी के दानों की तरह क्रिस्टल बनाकर सालों तक डिब्बे में बंद रखा जा सकता है। एक तरह से निर्जीव के लक्षण हो जाते हैं इसमें, ठीक है। और लेकिन जैसे ही किसी जीवित कोशिका, मनुष्य, पौधा, बैक्टीरिया उसके संपर्क में आते हैं, ये उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं और अपनी संख्या लाखों गुना बढ़ाना शुरू कर देते हैं। एक तरह से ही प्रजनन करने लगते हैं, ठीक है। सजीव लक्षण आ जाता है इनमें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी आंसर करेक्ट है। 56 नंबर है 56, नाक से सांस लेने की सलाह क्यों दी जाती है और मुंह से नहीं, क्यों? बताना है। 4 ऑप्शन है, देख के बताओ क्या होगा। आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट, ये होगा 56 का सही आंसर। आपका 56 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका ए करेक्ट होगा। नाक हवा को छानती है, गर्म करती है, ठीक है। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हवा में मौजूद धूल के कण क्या होता है, परागकण, बैक्टीरिया इन बालों और यहाँ पर म्यूक्यूमस चिपक कर बाहर ही रुक जाते हैं। और साथ ही नसा मार्ग जो होता है, नसल जो हमारा पैसेज होता है, ये हवा के तापमान को हमारे शरीर के आंतरिक तापमान के अनुकूल गर्म या नम को बना देता है, मैनेज कर देता है, ताकि फेफड़ों में नुकसान ना पहुंचे। और मुंह से सांस लेने पर ये प्राकृतिक एयर फिल्टर काम नहीं करते हैं और ये सीधे ठंडी और प्रदूषित हवा फेफड़ों में चली जाती है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर क्या बाहर निकलते हैं मास्क लगाते हैं ना, नाक और मुंह में भी लगा लेते हैं। अगर मुंह में भी लगा लेते हैं ना इतना तो भी चलेगा, लेकिन नाक अगर नहीं लगाते हैं तो चलेगा, लेकिन मुंह में आपको लगाना पड़ेगा। दोनों में लगाते तो और अच्छा है, ठीक है। आंसर क्या 56 का ए करेक्ट है। 56 नंबर हो गया 7, श्वेत रक्त कोशिकाओं के शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं को शरीर के सैनिक क्यों कहा जाता है? 57 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सी, विष संक्रमणों को बाहरी कणों से लड़ती है, ठीक है। जब कोई यहाँ पर हानिकारक बैक्टीरिया जो होता है, ये वायरस या फंगस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये कोशिकाएं क्या करती है, तुरंत सक्रिय हो जाती है और WBC जैसे न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेज जैसे जीवाणु को मिलाकर खा जाती है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा 57 का। क्वेश्चन 58, मधुमेह रोगियों के जो मूत्र में ग्लूकोज क्यों आता है, ठीक है। आंसर क्या होगा 58 का करेक्ट आंसर, क्योंकि रक्त में ग्लूकोज का स्तर पुनः अवशोषण क्षमता को अत्यधिक हो जाता है, इसलिए, ठीक है। मधुमेह डायबिटीज रोगियों में इंसुलिन न होने के कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर क्या होता है, 300 से 400 mg/dl तक पहुंच जाता है, ठीक है। इतना बढ़ जाता है कि ग्लूकोज किडनी में आने लगता है और यहाँ पर किडनी को पूरे तरह से वापस सूख नहीं पाता, जिससे यहाँ पर क्या होता है, ये जो मतलब यहाँ पर मूत्र के सारे क्या होता है, बाहर निकलने लगता है ना, वेस्टेज के सारे। तो आंसर क्या होगा आपका 58 का बी करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर है 59, परिसंचरण तंत्र के बारे में विचार करने। हृदय की बाईं निलय ऑक्सीजन युक्त रक्त को माधमनी में पंप करती है। पहला 59 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि फेफड़ों में आया हुआ शुद्ध ऑक्सीजन युक्त यहाँ पर जो रक्त है हृदय में बाएं हिस्से में आता है और बायां निलय पूरी तरह से ताकत हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनियों में पंप कर देता है। सेकेंड बात है, पल्मोनरी वेन वो फुफरी सिरा होता है, ऑक्सीजन रहित फेफड़ों में ले जाती है। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि पल्मोनरी वेन जो होता है फुफ्फुसी सिरा एकमात्र ऐसी सिरा है जो फेफड़ों के शुद्ध ऑक्सीजन युक्त यहाँ पर जो हृदय होते हैं उसको अलिन मिलाती है और फिर यहाँ पर फेफड़ों में ले जाती है। तो ये बात गलत होगी, क्योंकि देखो, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है, जो कि गलत है।
वह काम पल्मोनरी आर्टरी का होता है। आर्टरी का काम नहीं करना है, ये गलत है क्योंकि पल्मोनरी का काम नहीं है ये। क्वेश्चन 60, टीकाकरण वैक्सीनेशन कुछ बीमारियों को रोकने का प्रभावी क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि ये प्रतिरक्षा प्रणाली को रोगजनकों की पहचानों को उस पर हमला करने को लेकर प्रशिक्षित कर सकते हैं, इसमें प्रशिक्षित कर सकते हैं। 60 का सी सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये कमजोर रोगाणु शरीर जो होते हैं उसकी सिद्धांत टीके के अंदर यहाँ पर विशिष्ट यहाँ पर बीमारी व्रत को लेकर बेहद कमजोर रोगाणु को लेकर प्रोटीन शरीर में डाला जाता है। ये कमजोर रोगाणु शरीर में वास्तविक बीमारी पैदा नहीं कर पाती, लेकिन हमारे जो शरीर हैं, ठीक है, उसमें प्रतिरक्षा प्रणाली इनकी दुश्मन समझकर इसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार कर लेती है और अपने डायरी में इनकी पहचान दर्ज कर लेती है और जिन्हें स्मृति कोशिकाएं कहता है। ठीक है, भविष्य में कभी भी असली और खतरनाक रोगाणु हमारे शरीर पर हमला करता है तो ये क्या करेंगे, उससे पहले ही इससे नष्ट कर देंगी, है ना। एक तरह से हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको मजबूत कर देती है। ठीक है, आंसर सी करेक्ट है। 61 नंबर 61, पल्मोनरी आर्टरीज फुफ्फुसी धमनी जो है उसमें अद्वितीय क्यों होती हैं इसकी? ठीक है, बताना है। क्योंकि यहाँ पर पल्मोनरी जो आर्टरी होती है धमनी में अद्वितीय क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? 61 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। 61 का सी करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन 62, 62 नंबर क्वेश्चन, गर्म और आदर दिन हमें अधिक पसीना क्यों आता है इसमें? ठीक है, क्या होगा आंसर? सोचो, ये तो कर सकते हो क्वेश्चन। क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का ये सी। वाष्पन के जो माध्यम होता है उसमें शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सी आंसर 62 का सही हो जाएगा। ठीक है, 63 आते हैं 63, आरएनए के बारे में निम्नलिखित में से विचार करना है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरासिल होता है। 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए हमेशा द्विसूत्री होता है। ठीक है, डबल स्टैंड होता है। सेकेंड बात है गलत है, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए समानता एकल सूत्री या सिंगल स्टैंड होता है। ये केवल कुछ विशेष वायरस जैसे रियोक्सी वायरस में द्विसूत्री होता है, और लेकिन यूकैरियोटिक समानता कार्य प्रणालियों में एमआरएनए टीआरए को लेकर एक ही यहाँ पर स्टैंड होती है। ठीक है, 1 सिर्फ करेक्ट है, आंसर 63 का एक बात सही है। क्वेश्चन नंबर 64, 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 बोला आनुवंशिक गुण जो होते हैं कभी कभी एक पीढ़ी छोड़कर क्यों दिखाई देते हैं? ठीक है, आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर, क्योंकि ये रेसिव गुण डोमिनेंट गुण द्वारा ढक जाते हैं, इस वजह से। ठीक है, और जब यही बच्चा मतलब जब यहाँ पर जो मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है ये बताता है कि हमारे शरीर में हर गुण के लिए 2 जीन होते हैं, इसमें से डोमिनेंट प्रभावी होता है और दूसरा रेसेसिव अप्रभावी होता है। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है, इतना बस। 65 है, जलीय पारिस्थितिक जो तंत्र है उसमें सवाल क्यों महत्वपूर्ण होता है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र में सवाल क्यों महत्वपूर्ण होगा? एल्गी। आंसर क्या हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर, इसलिए क्योंकि वह सूर्य प्रकाश को अवशोषित करके ऑक्सीजन उपलब्ध करवाती है। बी आंसर करेक्ट होगा 65 का। ठीक है, 65 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 66 है 66, कुछ पौधों में शरद ऋतु में पत्तियां क्यों झड़ जाती हैं? कुछ पौधों में शरद ऋतु में पत्तियां क्यों झड़ती हैं? आंसर हो जाएगा 66 का, क्योंकि यहाँ पर शुष्क और ठंडे मौसम में जल की हानि को लेकर कम करने के लिए, है ना, होता है। आंसर बी करेक्ट होगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन सर्दियों या शरद जो ऋतु होती है उसमें मिट्टी का पानी जो होता है, मिट्टी का जो पानी होता है जम जाता है और पानी की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है जड़ों के लिए पानी सोखना मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, पौधों की पत्तियों में मौजूद छोटे छिद्र जो होते हैं ये लगातार पानी इनसे उड़ता रहता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती रहती है, और ये ठंड के मौसम में भी पत्तियां बनी रहती हैं, तो पौधे क्या होते हैं, ये बचा खुला पानी भी उड़ जाएगा, जिससे यहाँ पर सूख कर मर जाते हैं पौधे। बी यहाँ से क्या होगा 66 का आंसर है। 67 नंबर है, श्वसन तंत्र हमारे निम्नलिखित में से स्वतंत्र तंत्र के बारे में विचार करना है। ये बोला है कि अल्वियोली फेफड़ों में गैस विनिमय का प्राथमिक स्थल होता है। 67 पहली बात करेक्ट है, क्योंकि फेफड़ों में अंतिम छोर पर जो लाखों छोटी यहाँ पर अंगूर के छल्ले जैसी यहाँ पर थैलियाँ होती हैं, जिसे अल्वियोली, है ना, जिसे क्या कहते हैं, अल्वियोली कोष्ठक कहते हैं। इनकी दीवारें बेहद पतली होती हैं और रक्त नलिकाओं से घिरी होती हैं। यही यहाँ पर हवा और ऑक्सीजन रक्त के लिए यहाँ पर क्या होता है, उसमें
पाई जाती है, ठीक है। और रक्त CO2 को हवा में आने से यहाँ पर गैस का विनिमय मुख्य रूप से स्थल बनाता है। पहला करेक्ट है। सेकेंड बात है 67 का, इसमें बोला है डायफ्राम श्वासोच्छ्वास जो दौरान संकुचित होता है जिससे वक्षीय आयतन घटता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड गलत है, क्योंकि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है, डायफ्राम संकुचित होकर नीचे की ओर चपटा जाता है जिससे छाती जो वक्षीय गुहा होता है उसका आयतन बढ़ता है न कि घटता है, ठीक है। ओनली वन करेक्ट होगा आंसर। एक यहाँ से 67 का सही आंसर है। 68 आते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल आवश्यक क्यों है? क्यों आवश्यक है जल? क्योंकि ये ग्लूकोज निर्माण हेतु इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन की आपूर्ति करता रहता है, ठीक है। 68 का क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 69 है। इसमें बोला है स्टेम कोशिकाओं, स्टेम सेल जो होती हैं उसमें चिकित्सकीय रूप क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि स्टेम कोशिकाओं में बहुमुखी प्रतिभा, ठीक है, बहुमुखी प्रतिभा हमारे शरीर की समानता कोशिकाओं जैसे कि त्वचा, लीवर है ना, कोशिकाओं उसमें विभाजित कर देती है और केवल अपने जैसी ही कोशिका बना सकती है। तो ये क्या होता है, स्टेम जो कोशिकाएं होती हैं ये शरीर की प्राथमिक नियंत्रित कोशिकाएं होती हैं जिनमें दो अद्भुत क्षमताएं होती हैं। पहला, वे अनंत काल तक जो खुद की कॉपियां बना सकती हैं, और दूसरा, वे निर्देश मिलने पर शरीर की किसी कोशिका को लेकर के वो रूप धारण कर सकती हैं। इसलिए चिकित्सा विज्ञान का उपयोग क्षतिग्रस्त अंगों को दोबारा ठीक करना, पैरालिसिस, अल्जाइमर जैसी जो लाइलाज बीमारियां उसके लिए भी रिसर्च में की जा सकती है। आंसर सी यहाँ से 69 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन 70 है। गुणसूत्रों के बारे में विचार करना है। पहला, यूकैरियोटिक में गुणसूत्र DNA और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, माइटोसिस एनाफेज चरण में सिस्टर क्रोमेटिड्स विपरीत ध्रुवों को ओर खींचती रहती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से सेकेंड बात जो होगा 70 का ये भी करेक्ट है। तीसरा, प्रोकैरियोट्स में नाभिक में अनेक रेखीय गुणसूत्र होते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इसमें जैसे बैक्टीरिया में कोई वहाँ पर नाभिक या नाभ की झिल्ली नहीं होती है, उसमें अनेक रेखीय गुणसूत्र नहीं होते हैं, बल्कि केवल एक ही वृत्ताकार या सिंगल सर्कुलर DNA में होता है और सीधे साइटोप्लाज्म में स्थिर होता है, इसलिए तीसरा गलत होगा। 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 71 71 विचार करना है। सभी प्रोकैरियोटिक सभी प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है। पहला, 71 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि संसार के सभी जीवित चाहे यहाँ पर प्रोकैरियोटिक हो, बैक्टीरिया हो या यूकैरियोटिक हो, इसमें मानव कोशिका या कोशिका झिल्ली में अनिवार्य रूप से पाई जाती है, और जो बिना कोशिका के झिल्ली के कोशिका में आंतरिक अस्तित्व की परिकल्पना नहीं की जा सकती है, ठीक है। पहली बात गलत। सेकंड बात है, प्लास्टिड्स जीवाणु में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्री DNA होते हैं, ठीक है। सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर उनके अनुवंशिक जो DNA होते हैं उसके अलावा छोटे गोलाकार स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिलिपि बनाने में और DNA के टुकड़े में पाए जाते हैं, और जिसे प्लास्टिड कहते हैं, जो प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी में इनका उपयोग जीन ट्रांसफर करने को लेकर के करते हैं, ठीक है। आंसर बी करेक्ट है, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 72 72 नंबर है। निम्नलिखित पर विचार करना है। माइटोसिस माता कोशिका को समान त्रिकोणीय संतति कोशिकाएं बनती हैं। पहला, 72 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि समसूत्री विभाजन जो होता है माइटोसिस, ठीक है, ये समविभाजन भी कहते हैं। इसमें द्विगुणित मातृ कोशिका विभाजित होकर दो समान द्विगुणित संतान बनाती है, जिसमें गुणसूत्रों की समान संख्या आनुवंशिक बनावट के बिल्कुल माता जैसी होती है। सेकेंड बात, मियोसिस सोमैटिक कोशिकाओं में ऊतक मरम्मत के लिए होता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि सोमैटिक कोशिकाओं में चोट ठीक करने या ऊतकों की मरम्मत के लिए हमेशा माइटोसिस होता है। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन अंगों में जर्म कोशिकाओं में होता है, जिसे शुक्राणु, अंडाणु, युग्मक बनते हैं, है ना। ये 1 ओनली करेक्ट है, आंसर 1 होगा। क्वेश्चन 73 है। मानव शारीरिक जो क्रिया होती है विज्ञान के संबंध में विचार करना है। इंसुलिन भूखमरी के दौरान रक्त ग्लूकोज स्तर को बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। पहला 73 का गलत है, क्योंकि भूखमरी या उपवास के दौरान जब रक्त में ग्लूकोज कम हो जाता है तो रक्त ग्लूकोज का स्तर बढ़ाने का काम ग्लूकोजन करता है, ग्लूकोजन हार्मोन करता है, ना कि इंसुलिन। इंसुलिन तो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करने का काम करता है, इसलिए गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, ग्लूकोगन और इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित विरोधी हार्मोन है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, बी 73 का। 74
डीएनए के बारे में विचार करना है। डीएनए प्रतिकृति अर्धसंरक्षी होती है। डीएनए प्रतिकृति अर्धसंरक्षी सेमी कंसर्वेटिव होती है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला है कि डीएनए अणु एडेनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ा रहता है। हमेशा बोला है, ये गलत, क्योंकि डीएनए के अणु भीतर नाइट्रोजन बेस से जुड़ने का एक निश्चित नियम, इसके अनुसार एडेनिन ए हमेशा थायमिन टी के साथ 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है। प्रश्न में एडेनिन को साइटोसिन से जोड़ा गया तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर होगा। कौन सा किससे जुड़ता है आपको याद रखना है बात, ठीक है। 75 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पौधों में गैसीय विनिमय और वाष्पोत्सर्जन स्टोमाटा शामिल होता है। पहली बात, 75 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है, ठीक है। पौधों की पत्तियों पर छोटे छिद्र होते हैं जिसे स्टोमाटा रंध्र कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 और लेने और O2 छोड़ने के लिए गैसीय विनिमय को लेकर काम करते हैं और इसी रास्ते से अतिरिक्त पानी भाप बनकर उड़ता है जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, सभी स्टोमाटा केवल पत्तियों के ऊपरी सतह पर होते हैं। सेकंड बात गलत है, क्योंकि सभी जो पौधों में स्टोमाटा केवल ऊपरी सतह पर नहीं होते हैं। ये अधिकांश पौधे विशेषकर द्विबीजपत्री या डाइकोट पौधों में पानी के अत्यधिक नुकसान को रोकने के लिए स्टोमाटा पत्तियों की निचली सतह लोअर सरफेस में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, दूसरा गलत होगा। क्वेश्चन 76 नंबर है, कोशिका अंगकों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन का स्थल होता है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट ये करेक्ट होगा, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया ही वह अंगक है जहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती रहती है, जिससे क्या होता है कोशिकीय युग्मक श्वसन पूरा होता है और ऊर्जा बनती है। सेकेंड बात है, लाइसोसोम पौधों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। ये बात गलत है, क्योंकि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार अंगक क्लोरोप्लास्ट होता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें पाचन एंजाइम होते हैं जो कचरे को साफ करते हैं, ठीक है। तीसरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण और लिपिड चयापचय में शामिल होता है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 भाग होते हैं, ठीक है। रफ मतलब जिस पर राइबोसोम होता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है, और ER लिपिड जिसमें स्टेरॉइड चयापचय संश्लेषित का काम करता है, ठीक है। 1 और 3 करेक्ट है। आंसर 76 का सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग आज क्या करेंगे, 76 ही क्वेश्चन यहाँ से क्या करेंगे, कवर करेंगे, है ना। 76 क्वेश्चन को ही यहाँ से कवर करेंगे और हम लोग कल करेंगे बाकी 77 से 150 क्वेश्चन तक इसको कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 2 पॉलिटी का, ठीक है। फिर टेस्ट नंबर 3 आगे सब्जेक्ट जो भी रहेगा उसका उठाएंगे, जो यहाँ पर और क्वेश्चन हम लोग सब अच्छे तरीके से अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखेंगे जो यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछ सके, ठीक है। ध्यान रखना है, आप यूपी पीसीएस के लिए तो कर ही रहो, साथ में अगर अदर स्टेट का भी कर रहे हो तो भी आपका साइंस यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काम आएगी, ठीक है, वो भी कर सकते हो। एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।